हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और आज जो हमारा क्लास होगा ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में प्रभावी अध्यापन और अध्यापन विधियाँ, यानी जो इफ़ेक्टिव टीचिंग और जो टीचिंग मेथड्स हैं, इन्हीं से जो है रिलेटेड होने वाला है। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका आज के क्लास में। और उम्मीद है कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है हम सब के लिए। और कुछ ऐसी चीज़ें जो है हम ले के जाएंगे, यहाँ से सीख के जाएंगे, जो कि हमारे टीचिंग लाइफ में जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, खास करके टीचिंग मेथड में, जो कि बच्चों के ऊपर जो है वो हमारा पूर्ण रूप से जो है कंट्रोल हो जाए। जैसा हम चाहते हैं उसी हिसाब से बच्चों को जो है ढालें, उनका जो है सर्वांगीण विकास कर पाएँ। तभी जो है हमारा जो पढ़ाने का उद्देश्य है ये पूरा होता है। तो ये और शुरू करते हैं कि टीचिंग आखिर है क्या। प्रभावी अध्ययन और जो अध्यापक जो है प्रभाविकता का अध्ययन क्या है, यानी जो मीनिंग ऑफ जो है इफेक्टिव टीचिंग और टीचर इफेक्टिवनेस जो है ये क्या होता है, इसका जो है अर्थ क्या है, ये और शुरू करते हैं। शिक्षा वास्तव में एक मानवीय प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालता है। रियलिटी है, चाहे वो शिक्षक हो या फिर शिक्षक जो है वो ट्रेनिंग ले रहा हो, या फिर जो बच्चे हैं वो क्या है, वो दूसरे व्यक्ति हैं, यानी वो किसी न किसी के ऊपर जो है प्रभाव डाल रहा है। प्रभाव डालने वाले को शिक्षक और प्रभाव ग्रहण करने वाले को शिक्षार्थी कहते हैं। शिक्षक जिस हद तक जो है शिक्षार्थी पर प्रभाव डालने में सफल होता है वह उसी हद तक प्रभावी शिक्षक कहलाता है, यानी इफेक्टिव टीचर कहलाता है। और शिक्षा का उद्देश्य उसी हद तक पूरा हो जाता है। अतः शिक्षक प्रभाविकता का तात्पर्य शिक्षक की कार्य क्षमता से है। जिस हद तक वह अपने कार्य में कुशल हो पाता है उसी हद तक उसे प्रभावी समझा जाता है। दास एक मनोवैज्ञानिक थे, 1998 में इन्होंने जो है परिभाषा दिया। शिक्षक प्रभाविकता का अर्थ है शिक्षा की पूर्णता, अर्थात जो है कार्य कुशलता तथा उत्पादकता का जो है अनुकूलतम स्तर है। शिक्षक जो प्रभाविकता के जो है कुछ मापदंड है, आइए और उनको हम देख लेते हैं। ये आगे जो है खास करके हमारी टीचिंग जो लाइन में बहुत ही ज़्यादा जो है ये इफेक्ट डालने वाले हैं और बहुत ही हमारी ज़्यादा सहायता भी करने वाले हैं। पहला नंबर है प्रक्रिया, यानी प्रोसेस। प्रक्रिया का तात्पर्य शिक्षक जो है निष्पादन व्यवहार, शिक्षार्थी व्यवहार तथा वर्ग के जो है शिक्षार्थी शिक्षक पारस्परिक क्रिया से है। इस कसौटी के आलोक में जो है शिक्षक प्रभाविकता की पहचान इस बात से होती है कि शिक्षक अपने वर्ग में जो है कैसा व्यवहार करता है, शिक्षार्थी क्या करता है, और दोनों के बीच जो है कैसा पारस्परिक क्रिया घटित होती है। यदि ये सभी वांछित होते हैं तो समझा जाता है कि जो शिक्षक है ये प्रभावी, और इसका मापन जो है ये बाह्य निरीक्षण से संभव हो पाता है, यानी बाहर से हम देखते हैं या फिर जो है किसी न किसी के थ्रू जो है ये चेक किया जाता है कि भाई जो टीचर पढ़ा रहा है वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है। वो जो शिक्षक का जो मापदंड है उस पर वो खरा उतरता है उस कसौटी पे, या फिर खरा नहीं उतरता है। दूसरा नंबर है उत्पाद, यानी प्रोडक्ट। शिक्षक प्रभाविता की एक पहचान यह है कि जो है अध्यापन से शिक्षार्थी कहाँ तक लाभान्वित हो सका है। संज्ञानात्मक, मनोगतिक तथा जो है भावात्मक क्षेत्र में मापकों के साथ साथ उपलब्धि परीक्षणों के जो है उपयोग से यदि पर्याप्त उत्पाद का पता चलता है तो समझा जाता है शिक्षक प्रभावी। तीसरा नंबर है पूर्व सूचना। इस मापदंड का तात्पर्य शिक्षक के शैक्षिक रिकॉर्ड तथा व्यक्तिगत विशेषताओं से है। इसके अनुसार अध्यापक प्रभावशीलता की जो है पहचान या अध्यापक की बौद्धिक योग्यता, उसकी स्तर, शिक्षा स्तर और प्रशिक्षण आदत, विनोद भाव आदि से होती है। यदि ये सारी बातें उपलब्ध हैं तो अध्यापक को प्रभावी माना जाएगा। इसके परीक्षण के लिए बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, शिक्षालय के रिकॉर्ड, वर्ग के भीतर तथा बाहर के रेटिंग आदि के जो है उपयोग से संभव हो पाता है। और इसके बाद जो है ये अध्यापक प्रभाविकता के मनोवैज्ञानिक पक्ष है, यानी जो है साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस,
तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं आखिर ये है क्या। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये, खास करके टीचिंग लाइन में जब हम आ ही गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी हो जाता है। पहला है दिशा परक पक्ष यानी डायरेक्शनल एस्पेक्ट। अध्यापन का एक जो है मनोवैज्ञानिक पक्ष है, दिशा परक भी है, और इसका अर्थ यह है कि शिक्षक बालकों के लिए अनुकूल दिशा निर्धारित करता है ताकि जो है उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास पूर्ण रूप से हो सके और शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो सके। जिस वातावरण में बच्चे रहते हैं उसका प्रभाव उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास पर निरंतर पड़ता है। इस अर्थ में जो है वो अपने वातावरण से कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहते हैं। अतः यह जो है कहना गलत हुआ है कि बालकों को सीखने के लिए की प्रक्रिया जो है शिक्षक से ही प्रारंभ होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो खेल खेल में भी जो है सीखते हैं। और ख़ास करके बच्चे जो है ना, वो व्यवहारिक जीवन में रहना और नहीं रहना कैसे हैं, वो ज़्यादातर जो है वो खेल में ही सीखते हैं। वास्तव में शिक्षक का जो है दायित्व तो पहले से चलने वाली उनकी सीख प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार जो है एक इच्छित दिशा में मोड़ देना है ताकि वो अपने गतिशील वातावरण के परिवर्तन के प्रति अनुकूलित हो सके। इसके लिए जो है अध्यापक को इच्छित सामग्रियों को जुटाना पड़ता है और अनुकूल परिस्थितियों को उपस्थित करना पड़ता है। दूसरा नंबर है प्रेरणात्मक पक्ष। अध्यापक जो है प्रभाविकता के जो है प्रेरणात्मक पक्ष। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है अध्यापन का दूसरा पक्ष जो है प्रेरणात्मक है। यह तो सर्वविदित है कि सीखने की प्रेरणा तथा अभिरुचि का जो है गहरा प्रभाव होता है। जिस विषय की ओर बच्चे अधिक प्रेरित होते हैं वे उससे बड़ी आसानी से सीख लेते हैं और उस विषय की धारणा भी काफ़ी अस्थायी होती है। इसी तरह जो है सीखना और अभिरुचि में भी घनिष्ठ संबंध है। यही कारण है कि जिस विषय में शिक्षक की जो है बच्चों की अभिरुचि अधिक होती है वे सहज रूप से सीख लेते हैं और बहुत दिनों तक याद रखते हैं। इस पृष्ठभूमि में मनोवैज्ञानिकों ने अध्यापन के प्रेरणात्मक पक्ष पर जोर दिया और बताया है कि शिक्षक का कार्य बच्चों को किसी विषय के प्रति प्रेरणा और अभिरुचि जो है उत्पन्न करना है ताकि वे उस विषय को सीखते समय आनंद तथा संतुष्टि का अनुभव कर सकें। और इसका तात्पर्य यह नहीं कि शिक्षण को जो है खेल ही बना दिया जाए, बल्कि इसका जो है अर्थ मात्र इतना ही है कि किसी विषय को सीखने के प्रति बालकों की जो है वही सहज मनोवृत्ति जो है विकसित हो जाए जो उनमें खेल के प्रति होती है। यानी बच्चे जो है खेलने में काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाते हैं और किसी खेल को जो है वो बड़े मन से खेलते हैं। तो जो प्रेरणात्मक पक्ष है वो शिक्षक का जो कार्य है वो क्या है कि जिस प्रकार बच्चे जो है खेल में मन लगाते हैं उसी प्रकार शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ने में भी मन लगाने की तरफ जो है एक प्रेरणात्मक तरीके से, मोटिवेशन के तरीके से उन चीज़ों की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाउंडेशन के साथ वो शुरू कर सकता है कि बच्चे जो है काफ़ी मन से उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगे। दूसरे शब्दों में जो है शिक्षक का दायित्व तो बालकों को किसी विषय के प्रति इस तरफ प्रेरित कर देना है कि वह बिना तनाव के दिलचस्पी के साथ जो है उस विषय को सीख सकें। तीसरा नंबर है मनोवृत्ति विकास पक्ष। विद्यार्थियों में जो है इच्छित मनोविकृतियों को विकसित करना भी जो है अध्यापक का मुख्य कार्य होता है। और शिक्षा का लक्ष्य है कि ऐसे नागरिक तैयार करना जो अपने अधिकारों के प्रति जो है के साथ साथ अपने कर्तव्यों तथा दूसरों के जो है अधिकारों को भी समझ सके और व्यक्तिगत कारण के साथ साथ सामूहिक कारण के लिए भी सक्रिय हो सके। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो है शिक्षार्थियों में जो है ये लोकतंत्रात्मक जो है मनोविकृति को विकसित करना अनिवार्य है। यह तभी संभव होगा जब राष्ट्र के सभी शैक्षणिक संस्थानों में जो है शिक्षा व्यवस्था समान। इसके अतिरिक्त जो है शिक्षकों की जो है मनोवृत्ति, अभिरुचि और अध्यापन विधि आदि का भी में भी जो है समानता होना जरूरी है। लेकिन क्या है कि अपने यहाँ तो भाषा का खेल चल रहा है, उधर तमिलनाडु में स्टालिन बोल रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो ये जरूरी होगा, वो जरूरी होगा। ठीक है, अच्छी बात है, भाषा होनी भी चाहिए क्योंकि मातृभाषा में जो है सीखना काफ़ी आसान होता है मुकाबले किसी अदर भाषा में। परंतु उसके साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है कि भाई, क्योंकि हमें एक ही जगह पे नहीं रहना है। सबसे बड़ी चीज़ है, हम अगर जुड़ना चाहते हैं पूरी दुनिया के साथ तो फिर हमें ना थोड़ा सा बाउंड बनना पड़ेगा। भारत में तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं बोली जाती, मुश्किल से 10 से 15% लोग बोल पाते हैं और 25 से 30% लोग समझ पाते हैं। 30% बहुत ही ज़्यादा मैं बोल दिया, लेकिन रियलिटी क्या है
रियलिटी ये है ना कि हिंदी तो अपनी भाषा है, परंतु हम बाहरी लैंग्वेज भी सीखते हैं क्योंकि हमें बाहरी चीज़ों को भी बेहतरीन तरीके से समझना है। इसके बाद है प्रविधि पक्ष यानी टेक्निक एस्पेक्ट। बालकों को शिक्षा देने की विधि तथा शैली भी जो है अध्यापन का एक आवश्यक अंग है। कारण कि यह है कि जो है अध्यापन की जो है सफलता एक बड़ी हद तक जो है अध्यापन विधि पर निर्भर करती है। उपयुक्त तथा रुचिकर अध्यापन विधि होने पर बच्चे जो है उस विषय की ओर काफ़ी प्रेरित होते हैं, उनका मन काफ़ी ज़्यादा लगने लग जाता है और उनकी जो है शिक्षा सहज रूप से संपन्न हो जाती है। यही कारण है कि एक योग्य और निपुण शिक्षक भी अपनी दोषपूर्ण शिक्षण विधि के कारण अपने अध्यापन कार्य में असफल प्रमाणित हो जाता है। अतः शिक्षक को जो है इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस विषय को कब शुरू किया जाए और शिक्षण के घटकों को कब प्रस्तुत किया जाए और अध्यापन के स्तर तथा जो है शिक्षार्थी की जो है परिपक्वता के स्तर का समन्वय होना जरूरी है। जब शिक्षार्थी को उनकी मानसिक तथा शारीरिक तत्परता के अनुसार शिक्षा दी जाती है तो उन्हें आनंद मिलता है और वे दिलचस्पी के साथ जो है उस विषय को सीखते हैं। इस संदर्भ में जो है थॉर्नडाइक ने जो है एक अनुसंधान किया यानी एक उन्होंने अनुसंधान किया यानी मान सकते हैं इन्वेंशन, या फिर यूँ कहें कि एक खोज की या फिर एक प्रयोग किया और वहाँ से कुछ चीज़ें उनको सीखने को मिला। और उन्होंने जो है प्रयोगों के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि किसी विषय को सीखने के लिए शिक्षार्थी के में जो है मानसिक तथा शारीरिक तत्परता आवश्यक है। इससे जो है सीखना काफ़ी सहज बन जाता है। और सीखने वाले को संतुष्टि प्राप्त होती है। 5वां नंबर है व्यक्तिक पक्ष, जिसको हम पर्सनल एस्पेक्ट बोलते हैं, यानी कि जो अध्यापन के व्यक्तिक पक्ष का तात्पर्य जो है ये व्यक्ति के जो है निरीक्षण क्षमता तथा जो है सामाजिक सामर्थ्य से है। सफल अध्यापन के लिए ये तीनों गुण जो है समान रूप से महत्वपूर्ण है और शिक्षक को प्रखर बुद्धि का होना चाहिए जिससे वो अपने विद्यार्थियों को समझ सके और अनुसार जो है उसके अनुसार शैक्षणिक अवस्था का जो है परामर्श दे सके। पर्याप्त बौद्धिक योग्यता तथा तीक्ष्ण निरीक्षण की क्षमता के अभाव में वर्ग में कुछ अवांछनीय तत्व जो है उत्पन्न हो जाते हैं और अध्यापन प्रक्रिया को मिट्टी में मिला देते हैं। यानी कि हर जगह पे आपने देखा होगा जहाँ पे क्लास चलता है और ख़ास करके ये जो बातें होती है 10th लेवल के ऊपर होती है, वहाँ पे क्या है ना कि जब शिक्षक जो है ना सीधा साधा वो बहुत ज़्यादा दाव पेच नहीं जानता हो, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना नहीं जानता हो, अनुशासन में रखना नहीं जानता हो, उसके ऊपर जो है ना बच्चे हावी हो जाते हैं। और जब बच्चे हावी हो जाते हैं तो आपको पता ही है कि स्थिति क्या हो जाती है और वहाँ से जो है उनकी जो दशा होती है वो डर तक जाते हैं। मैं अपनी पर्सनली एक बात करता हूँ कि मेरे साथ मैंने एक शिक्षक को देखा था, बच्चे उनकी बात तक नहीं मानते थे। और ये छोटा मोटा नहीं, एक बड़े लेवल के स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल नहीं वो भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। शिक्षक डर जाता था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षक जो है इस योग्य हो कि वह शिक्षार्थियों के अवांछनीय पक्षों को समझ सके और उनकी जो है रोकथाम की कोशिश करेगा और शिक्षालय की मर्यादा को जो है कायम करके अध्यापन के जो है लक्ष्य को पूरा करेगा। सामाजिक जो सामर्थ्य का जो है तात्पर्य यह है कि शिक्षक इस योग्य हो कि वह अपने आसपास की जो है दुनिया वालों अर्थात जो है शिक्षार्थी अन्य शिक्षक निरीक्षक और समुदाय के सदस्य आदि के साथ लोकतंत्रात्मक तरीके से व्यवहार करे ताकि शिक्षार्थियों में भी जो है लोकतंत्रात्मक मनोवृत्ति जो है विकसित हो सके। इसके बाद है प्रभावी अध्ययन के आधार यानी कि बेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। और यहाँ पे यार दोस्तों आज हम लोग खास करके टीचिंग से ही रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। समय तो लगेगा, सीधे सी बात मैं बोल दिया हूँ। आई थिंक ये 1.25 से 1.5 घंटे के बीच का क्लास होने वाला है। उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझोगे।
पहला है अध्यापन की सामर्थ्यता, यानी प्रभावी अध्यापन के आधार में जो है पहला है अध्यापक की का जो है समर्थ, यानी टीचर्स कॉम्पिटेंसी। सफल अध्यापन के लिए है शिक्षक या जो है समक्ष का जो समक्ष या फिर समर्थ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर शिक्षक समर्थ नहीं होगा तो भाई वो अध्ययन ही नहीं कर पाएगा। मैंने एक शिक्षक को देखा था जो उस लेवल तक पास तो कर चुके थे कि ताकि वो टीचिंग कर सके, लेकिन उनको पढ़ाने का तकनीक ही पता नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनके अंदर नॉलेज नहीं था, लेकिन तकनीक ना होने के चलते वो विद्यार्थियों के सामने भी जाने से डरते थे। रियलिटी, एज मेरी कम है लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, रियलिटी भी है। इसके लिए जो है शिक्षक को न केवल अपने विषय में निपुण होना है, बल्कि जो है शिक्षार्थियों की जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने, उपयुक्त अध्यापन विधि को अपनाने तथा उनके साथ सहानुभूति व्यवहार करने में भी सक्षम होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इस एक सफल शिक्षक के लिए जो है इन सारे गुणों की जो है आगे हम चल के और काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। पहला है, दूसरा नंबर है अध्यापन विधि। सफल अध्यापन का जो है दूसरा आधार तत्व यह है अध्यापन विधि है। शिक्षण के सफलता के लिए उपयुक्त जो है शिक्षण विधि कितनी आवश्यक है, इसकी व्याख्या जो है ये आगे करके हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन पीछे तो हम देख ही चुके हैं कि कितनी ज़्यादा जरूरी है अध्यापन विधि के लिए। इसके बाद है पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड ठीक है, आप या फिर टीचिंग में जो है अभिवृत्ति ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ोगे, वहाँ पे आपको जो है ना कैरिकुलम के बारे में पढ़ना है। कैरिकुलम और सिलेबस इन दोनों के बारे में पढ़ना है और अध्ययन भी करना है, लेकिन यहाँ पे हम कैरिकुलम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अध्यापन की सफलता बहुत अंशों में पाठ्यक्रम के जो है स्वरूप पर निर्भर करती है, अतः पाठ्यक्रम का उपयुक्त होना आवश्यक है। आज की शिक्षा जो है ज्ञान केंद्रित से बाल केंद्रित हो चली है, इसीलिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का तात्पर्य जो है उस पाठ्यक्रम से जो बालक को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, अर्थात जो है जिसका निर्माण जो है विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता, अभिरुचि, आकांक्षा, परिपक्वता आदि के जो है अनुकूल किया गया हो। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को शामिल किया गया हो जिनके बीच जो है सहज रूप से धनात्मक जो है स्थानांतरण हो सके। इसके बाद आगे चल के हम और भी जो ग्रेडिंग पॉइंट्स जो अभी चल रहे हैं CBCS वगैरह, तो वहाँ पे भी हम इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा जानने वाले हैं। इसके बाद चौथा नंबर है शैक्षणिक वातावरण यानी एजुकेशनल इन्वायरमेंट। आइए और इसको हम देख लेते हैं। सफल अध्यापन के लिए शैक्षिक वातावरण का होना भी जो है काफ़ी आवश्यक है। शैक्षिक वातावरण के जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला जो है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। शिक्षालय के अंदर जो है वो के वातावरण को औपचारिक कहते हैं और शिक्षालय के बाहर के जो है वातावरण को जो है ये अनौपचारिक कहते हैं। जैसे को पुस्तकालय हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये जो अनौपचारिक है। इसके बाद जो है वर्ग अनुशासन जिसको हम क्लासरूम डिसिप्लिन कहते हैं, आइए और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 5वां नंबर, जैसे घोड़े को जो है सही तौर पर लाने के लिए लगाम की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जो है बालकों को समुचित दिशा में ले जाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो है बच्चों के अंदर अगर अनुशासन पैदा न किया जाए या फिर अनुशासन ना लगे, तब तो भाई हो गया, बच्चे पढ़ लिए, सीधी सी बात है, 5% ही बच्चे पढ़ पाएंगे। जबकि अभी के समय जो 80 से 85% रेशियो देखा जाता है, तो 5 से 10% और 80% में काफ़ी अंतर है। वास्तव में जो है अनुशासन शिक्षक के हाथ का लगाम है, जिससे वह जो है बालकों पर नियंत्रण रखने में समर्थ होता है। शिक्षक का जो है सबसे पहला दायित्व जो है वर्ग के अंदर अपने विद्यार्थियों पर नियंत्रण जो है रखना है। कारण यह है कि जब तक जो है वे नियंत्रित नहीं होंगे तब तक उन्हें शिक्षित करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः सफल अध्यापन के लिए अनुशासन अनिवार्य है। इस संदर्भ में जो है अध्यापक को इस बात की जानकारी रखना चाहिए, कठोर और अधिक ढीला जो है अनुशासन ये काफ़ी हानिप्रद है। ज़्यादा कठोर में बच्चे का जो है वो उतना विकास नहीं होना चाहिए, हो पाता, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, और ज़्यादा ढीलापन में तो कुछ होता ही नहीं भाई, सीधे सी बात है।
अत्यधिक कठोर अनुशासन से जो है बच्चे ये प्रतिक्रियात्मक जो है बनकर और समस्यात्मक एवं बाल अपराधी बन जाते हैं, और ज़्यादा ढीला पे तो पढ़ ही नहीं पाते हैं। बच्चों को जो है दंड देने से पूर्व शिक्षक के लिए जो है दंड के 3 नियम की जो है जानकारी जरूरी है। पहला बात यह है कि अपराध करने के जो है तुरंत बाद दंड दिया जाए। क्या? अगर बच्चा को है दंड देना है तो फिर शिक्षक जो है कुछ नियम जो है निर्धारित किए गए हैं। उसमें पहला नियम है कि अगर अपराध करने के तुरंत बाद जो है दंड दिया जाता है तो फिर बालकों को अपने जो है गलत व्यवहार के जो है युक्ताभ्यास यानी रेशनलाइजेशन का अवसर ना मिले। दूसरी बात यह है कि जो है यथासंभव जो है उसी तरह की परिस्थिति में दंड दिया जाए जिस तरह की परिस्थिति में जो है अपराध हुआ हो, इससे बालकों को अपने आप में सुधार लाने में सहायता मिली। और तीसरी बात यह है कि दंड और अपराध जो है समान अनुपात में होना चाहिए। ऐसा ना हो छोटी गलती के लिए बहुत पीट दिया गया या फिर बहुत ज़्यादा जो है दंडात्मक कार्रवाई कर दी गई, ऐसे स्थिति छोटी गलती है और कॉलेज से ही बाहर निकाल दिया या स्कूल से ही बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। छठा नंबर है प्रशासन और सामुदायिक संबंध। अध्यापन की सफलता जो है बहुत अंशों तक इस बात के निर्भर है कि अध्यापक का संबंध जो है शिक्षालय के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स और निरीक्षक जिसको सुपरवाइजर बोलते हैं तथा जो है समुदाय के सदस्यों के साथ संतोषप्रद है या नहीं। कभी कभी प्रशासक के तथा जो है निरीक्षक या शिक्षकों को अनुचित रूप से अपना उल्लू सीधा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए काफ़ी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तंग नहीं करेंगे तो ये हमारा काम नहीं करेंगे, तो तंग करके और काम निकलवाते हैं टीचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिणामतः जो है शिक्षकों तथा अधिकारियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका सीधा प्रभाव अध्यापन पर पड़ता है, और ऐसी अवस्था में जो है सार्थक, असमर्थ और निपुण शिक्षक भी जो है असफल प्रमाणित होता है और शिक्षा का जो है लक्ष्य ये पूरा नहीं हो पाता। आधुनिक समाज में खासकर प्रजातंत्रात्मक समाज में शिक्षक को जो है समुदाय से अलग नहीं समझा जा सकता। अतः अध्यापन की सफलता के लिए अध्यापक और समुदाय के बीच जो है संतोषजनक संबंध होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद अध्यापन में जो है निर्देशन यानी गाइडेंस इन टीचिंग, भाई इसकी क्या ज़रूरत है, आइए और इसको देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा जो है ये मनोवैज्ञानिकों के निर्देशन पर जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है जोर दिया है। पहला नंबर जो है शिक्षक का दायित्व जो है यह हो जाता है कि वह विद्यार्थियों को समय समय पर आवश्यकता अनुसार निर्देशन देता रहे, यानी उन्हें डायरेक्शन देता रहे, गाइडेंस देता रहे। और शैक्षिक निर्देश के आधार पर जो है बालकों की योग्यता और परिपक्वता और अभिरुचि तथा आकांक्षा होना चाहिए। और इसके लिए जो इसके अतिरिक्त शिक्षक जो है तथा सलाहकार को चाहिए कि वे बालकों के जो है मानसिक स्वास्थ्य तथा कमजोरियों को समझे और उसके अनुसार निर्देशन दे, जिससे वे अपनी समस्याओं का जो है समाधान कर सके। निर्देशन प्रक्रिया जो है ये केवल स्कूल की जो है परिधि सीमा में तक जो है ये सीमित नहीं है, बल्कि जो है ये अनौपचारिक जो है परिस्थितियों में भी, इसलिए जो है शिक्षक और सलाहकार के अलावा विद्यालय के प्रशासक, समुदाय के कार्यकर्ताओं, अभिभावकों को भी जो है निर्देशन जो है प्रक्रिया में हाथ बटाने की जरूरत है। इसके बाद शिक्षण में जो है निर्देशन के महत्व पर विस्तार पूर्वक जो है चर्चा है। आगे चल के एक चैप्टर है जिसमें हम शिक्षा निर्देशन पढ़ेंगे और वहाँ पे इन चीज़ों को हम बेहतर तरह से मिलेंगे। इसके बाद जो है अच्छे अध्यापक तथा जो है प्रभावी शिक्षक के जो है अपेक्षित गुण या फिर विशेषताएं क्या हैं, आइए और उनको हम देख लेते हैं। पहला है प्रवीणता यानी प्रोफिशिएंसी, यानी अध्यापक को जो है अपने अध्यापन कार्य में सफल होने के लिए अपने विषय में प्रवीण होना जो है ये पहली शर्त है। जैसे जो है सीधी सी बात है कि एक गणित का टीचर है ना, अगर गणित में दक्ष नहीं है तो फिर वो बहुत दिक्कत होगा, और दक्ष है तो आराम से पढ़ा सकता है, तो दक्षता भी है। दूसरा हो गया सामर्थ्य। सामर्थ्य का जो है तात्पर्य ये शिक्षक की जो है संभाव्यता यानी पोटेंशियलिटी से है, और इस बात को निर्धारित करते हैं कि वो अपने कार्य क्षेत्र में किस सीमा तक ज्ञान उपार्जन करने में समर्थ होगा। यह एक वास्तविकता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही जो है किसी क्षेत्र में जो है प्रवीणता तथा जो है कौशल यानी स्किल जो है अर्जित कर पाता है। अतः शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसमें इतनी सामर्थ्य हो कि वो अपने विषय में पर्याप्त प्रवीणता तथा कौशल हासिल कर सके। कारण यह है कि इसके बिना वह एक योग्य शिक्षक जो है वो प्रमाणित नहीं हो पाएगा।
स्किनर ने 1937 में कहा है कि अध्यापन का जो है कार्य के लिए वही व्यक्ति जो है ये उपयुक्त हो सकता है जिसकी बुद्धि लब्धि 120 या फिर इससे अधिक हो। मेरी तो बुद्धि लब्धि माप ही नहीं गई है, लेकिन हो सकता है उसके आसपास हो सकता है काफ़ी कम भी हो। मैं नहीं मानता कि 120 प्लस होगी, लेकिन हो सकता है कि 110-20 के बीच में हो, इतना तो जरूरी। सरल विषयों की तुलना में कठिन तथा जटिल विषयों के अध्यापन में जो है सफलता के लिए शिक्षकों को अधिक प्रखर बुद्धि का होना आवश्यक है और रियलिटी भी है, ताकि उन चीज़ों को वो बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ जो छोटी छोटी और बारीक सी चीज़ें होती हैं वो, ताकि जो है अगर किसी विषय की गहनता खास करके टीचर के अंदर नहीं है तो वो उन चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाता है जिन चीज़ों को जो है डिलीवर करना चाहिए। यद्यपि जो है तीव्र बुद्धि शिक्षक का एक आवश्यक गुण है, फिर भी इसे ही जो है सफल अध्यापन की कसौटी नहीं मान सकते। प्रयोगों तथा जो है दैनिक जीवन के निरीक्षणों से जो है ज्ञातव्य है कि प्रखर बुद्धि होने पर भी कुछ शिक्षक अपने अध्यापन में बुरी तरह सफल होते हैं, वो असफल हो जाते हैं, जबकि कुछ शिक्षक उसी विषय में जो है अध्यापन में अपेक्षाकृत कम बुद्धि होने के बावजूद भी जो है वो निपुण और सफल शिक्षक सिद्ध होते हैं। वास्तव में शिक्षक की सफलता के लिए तीव्र बुद्धि के साथ साथ कई अन्य गुणों की जो है आवश्यकता है, जिसका उल्लेख जो है हम अभी नीचे करने वाले हैं। तीसरा नंबर है स्वभाव और चरित्र, यानी टेम्परेंट एंड कैरेक्टर। शिक्षक के लिए जो अनुकूल स्वभाव और चरित्र का भी जो है आवश्यक जो है ये शील गुण है और उसे ईमानदार, सच्चा और नम्र स्वभाव का होना चाहिए। नैतिक स्तर जो है ये उच्च कोटि का होना चाहिए। कर्तव्य पालन की जो है भावना तथा अपने विद्यार्थियों को जो है जात पात, ऊंच नीच, धर्म संस्कृति से निष्पक्ष होकर एक नज़र से देखने की जो है क्षमता शिक्षक के जो है अपेक्षित गुण है। इसके अतिरिक्त मीठी आवाज़ और सावधान खिन्नता यानी केयरफुल ग्लूम और आकर्षकहीन भाव यानी अट्रैक्टिव गेस्चर और कर्म और वचन में जो है एकरूपता जो है आदि शिक्षक की जो है पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। इस गुणों की अनुपस्थिति में अपेक्षित सामर्थ्य एवं प्रवीणता होने के बावजूद शिक्षक जो है शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ नहीं होता। कारण यह है कि विद्यार्थियों के जो है समस्त व्यक्तित्व पर जो है अध्यापक के व्यवहार का जो है आचरण एवं प्रभाव पड़ता है। वे शिक्षक के जो है आचरण को आदर्श मानकर उनका अनुकरण करने लगते हैं। यदि कोई जो है शिक्षक बेईमान, झूठा, पक्षपाती और चिड़चिड़े मिजाज का हो तो फिर ऐसी हालत में जो शिक्षा के उद्देश्य का जो है विफल होना निश्चित है, क्योंकि वो उन चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाएगा जिन चीज़ों को डिलीवर किया जाना चाहिए। इसके बाद चौथा नंबर है अभिरुचि और रुझान। अध्यापक में तीव्र तथा जो है पर्याप्त कौशल के साथ साथ अपने कार्य के प्रति अभिरुचि और रुझान जरूरी है। वुडवर्थ ने 1945 में इस संदर्भ में जो अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मनुष्य की जो है मानसिक क्षमताओं तथा रुचियों का सीधा संबंध होता है। और फ्रायर ने जो है 1931 में इस विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि मानसिक जीवन में अभिरुचियों एवं योग्यताएं जो है ये भिन्न है। न तो एक गुण जो है दूसरे गुण पर आधारित है और न ही जो है एक की सहायता से दूसरे को जाना जा सकता है। और पांचवा नंबर जो है यह है संवेगात्मक नियंत्रण, जिसको हम इमोशनल कंट्रोल बोलते हैं। अध्यापक के लिए यह जरूरी है कि वह क्रोध, घृणा, भय आदि संवेगों पर काबू कर रखने की जो है क्षमता उसमें हो। कारण यह है कि कक्षा में जो है कई प्रकार के बालक होते हैं। विभिन्न संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक स्तरों से जो है संबंध होने के कारण उनके स्वभाव में काफ़ी अंतर होता है। कुछ जो है समस्या मूलक तथा कुछ जो है बाल अपराधी भी होते हैं। इस तरह जो है कुछ बालक चंचल, चिड़चिड़ा, अनियंत्रित और कुसमायोजित होते हैं। ऐसे बालकों में संवेगात्मक स्थिरता का अभाव होता है। इन बालकों को जो है पढ़ाते समय शिक्षक को अपने संवेगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान यानी जो है नियंत्रण रखना पड़ता है। यदि शिक्षक अपने शिक्षार्थी विद्यार्थियों की संवेगात्मक अस्थिरता और अवांछनीय व्यवहारों पर अपना संतुलन खो बैठे तो ऐसी हालत में वह ना तो सही ढंग से पढ़ा सकेगा और न ही सही बच्चे जो हैं वो सही तौर से पढ़ ही सकेंगे और वो कुसमायोजन का शिकार
हो जाएंगे। इसके बाद है छठा, मानव विकास की समझ। बालकों के जो है मानव विकास के, मानसिक विकास के साथ साथ उनके शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से भी जो है अध्यापक को अवगत होना चाहिए। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था और तीसरा है प्रौढ़ावस्था। उसके बाद तो बच्चे जो हैं वो खुद ही एक दायित्व वाले बन जाते हैं। शिक्षक में इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि इन तीनों अवस्थाओं में बालकों की योग्यता, अभिरुचि, रुझान तथा संवेगात्मक परिपक्वता में अंतर होता है और इस शिक्षा की सफलता के लिए अनुकूल शिक्षा व्यवस्था जरूरी है और तभी जो है यह संभव है जब जो है शिक्षक को इस बात की जो है समझ और जानकारी हो। 7वां नंबर है भिन्नताओं का गुण ग्रहण, यानी एप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंसेस, यानी भाई भिन्नताएं हैं तो उसको अप्रिसिएट करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों में जो है सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक जो है विभिन्नताएं होती हैं और ये होती ही रहेंगी, हमेशा ही रहेंगी। शिक्षकों को जो है इन भिन्नताओं के प्रति जागरूक होना चाहिए और उसे अपने विद्यार्थियों, सहकर्मियों और निरीक्षकों तथा शिक्षालय से संबंध अन्य व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष रहना चाहिए और वस्तुनिष्ठ रूप से स्वयं व्यवहार करना चाहिए तथा उसके व्यवहारों का जो है मूल्यांकन करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समस्या के संबंध में अपने विचारों को विद्यार्थियों पर थोपने की चेष्टा न करें, बल्कि उनकी अपनी पृष्ठभूमि में समायोजित होकर और अपने तथा अपने समाज के लिए सहयोगी बनने में जो है सहायता करें। यही एक सच्चे शिक्षक का जो है दायित्व तो होना चाहिए। 8वां नंबर है सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान। भाई ये तो होना ही चाहिए और कब, कहाँ, कैसे जो है ये बालकों के जो है सीखने के 4 पक्ष हैं, कब, कहाँ, कैसे, कौन। तो कब क्या, इन चीज़ों को सीखना चाहिए। क्या यानी व्हाट, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर और कैसे, हाउ, इसको सीखना चाहिए और इंग्लिश में WH वर्ड भी कहते हैं। 9वां नंबर हो गया शैक्षिक अनुसंधानों का ज्ञान। शिक्षा जो है एक विकासात्मक प्रक्रिया और इस क्षेत्र में नई नई खोज होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है खोजों एवं परिवर्तनों का ज्ञान होते रहना चाहिए ताकि वह अपने अध्यापन में यथासंभव जो है लाभ उठा सके और शिक्षार्थियों के साथ न्याय कर सके। इसके लिए जो है शिक्षकों को मैगजीन, जर्नल वगैरह का अध्ययन करते रहना चाहिए। 10वां नंबर है शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य। शिक्षक के लिए जो है स्वस्थ और जो है आकर्षक शरीर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अगर आकर्षक शरीर नहीं है, हीन खीन है और वो थोड़ा बीमार वगैरह रहता है हमेशा, तो कई सारी चीज़ें उसके साथ जो है वो हो जाती है और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कंटिन्यू हो नहीं पाता है। तो विद्यार्थियों के जो है तो उनके जो पढ़ाई वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा जो है शिक्षा पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो उस हिसाब से उनका विकास नहीं हो पाता जिस हिसाब से स्वाभाविक तौर पे होना चाहिए। 11 नंबर है शैक्षिक उद्देश्यों का ज्ञान। शिक्षक को जो है उसके शैक्षिक उद्देश्य का ज्ञान रखना चाहिए कि भाई वो किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आया है, उसका उद्देश्य क्या है यहाँ पे आने का, और डेली आ रहा है, डेली जा रहा है, 1 साल पढ़ा रहा है तो 1 साल पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। अगर कोई कैरिकुलम है या फिर कोई सब्जेक्ट है, कोई सिलेबस है, तो फिर इस सिलेबस को है केवल 1 ही साल में पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। 2 साल में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता है, 2 साल में पढ़ा क्यों नहीं जा सकता, 6 महीने में क्यों नहीं पढ़ा जा सकता, 2 महीने में क्यों नहीं पढ़ा जा सकता। इन चीज़ों को भी देखा जाता है और उद्देश्य जो है ये पता होना चाहिए। इसके बाद है प्रयोगात्मक प्रमाण। सफल और असफल शिक्षकों के जो है गुणों में विशेषताओं को देखने के लिए अनेक प्रयोगात्मक अध्ययन किए गए। पहला जो है ये विद्यार्थियों के विचारों का सर्वेक्षण, दूसरा है पर्यवेक्षकों के विचारों का सर्वेक्षण और तीसरा है शिक्षक की विशेषताओं तथा विद्यार्थियों में उत्पन्न परिवर्तनों से संबंधित प्रयोगात्मक अध्ययन। चौथा नंबर है विशेषज्ञों के विचार क्या है, और इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला नंबर है विद्यार्थियों का सर्वेक्षण। हट ने जो है हाई स्कूल के करीब 10,000 जो है ये सीनियर स्टूडेंट का जो है ये
प्रश्नावली विधि का द्वारा जो है अध्ययन किया और उनको जो है बतलाने के लिए कहा गया कि किस शिक्षक से सबसे अधिक और किस शिक्षक को जो है सबसे कम पसंद करते थे, और उन्हीं के जो है आधार पर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। पहला है क्रम हो गया, जिसमें 1 2 3 4 करके और 12 क्रम थे, और इसके अलावा जो है अधिकतम पसंद के कारण जो है और उल्लेख की बारंबारता, तो इसमें करीब करीब सबने अलग अलग दिया। तालिका नंबर 2 में जो है न्यूनतम यानी कम पसंद के कारण और उसकी जो है उल्लेख की बारंबारता कि किस शिक्षक के अंदर क्या था क्या नहीं था, क्रोधी था, खुशमिजाज था, मिलनसार था, या फिर प्रयास का जो है बोध होता था, विद्यार्थियों को समझने और जांचने में जो है रुचि, सहायता करने में रुचि थी नहीं, या पाठ को रोचक बनाना, कठोर या फिर जो है वर्ग नियंत्रण और सम्मान, अधिकार, निष्पक्ष या फिर तारीफदारी में जो है कमी वगैरह होती थी, या फिर तारीफदारी ज़्यादा करता था, ये प्रसन्न रहता था, या फिर जो है तुनक मिजाज जो है या फिर परेशान करने वाला नहीं था, विषय का ज्ञान था या नहीं, आकर्षक व्यक्तित्व था या नहीं, या फिर सहनशील और दयालु जो है सहानुभूति वगैरह था या नहीं, छात्रों को जो है अनावश्यक काम देता था या फिर नहीं देता था, ऐसी चीज़ों को के ऊपर जो है ये किया गया था। इसके बाद दूसरा नंबर जो है ये पर्यवेक्षकों को जो है विचारों का सर्वेक्षण। साइमन का जो है अध्ययन इस संदर्भ में जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और डॉज जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने कहा कि जो शिक्षक जो है सामाजिक तथा संवेगात्मक अभियोजन में जो है बेहतर होते हैं, वे अध्यापन में भी जो है सफल और श्रेष्ठ होते हैं। दूसरी ओर जो शिक्षक सामाजिक और संवेगात्मक समायोजन में जो है कमज़ोर होते हैं, वे अध्यापन कार्य में भी जो है असफल होते हैं। इस संबंध का जो है संबंध में एक बात उल्लेखनीय है कि सफल और असफल शिक्षक के जो है व्यक्तित्वशील गुणों के प्रति श्रेणी की वैधता तथा विचार विश्वसनीयता बहुत कम है। इसका कारण यह है कि इस पर जो है कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्तित्वशील गुण जो एक निरीक्षक की नज़र में अच्छा है, वह दूसरे निरीक्षक के नज़र में जो है बुरा हो सकता है। एक व्यक्ति जो है किसी के नज़र में अच्छा है तो दूसरे व्यक्ति के नज़र में वो बुरा हो भी सकता है। तीसरा नंबर जो है ये है शिक्षकों की विशेषताओं तथा विद्यार्थियों में जो है उत्पन्न परिवर्तनों से जो है संबंधित प्रयोगात्मक अध्ययन। इसमें कहा गया है कि इस विधि में जो है का उपयोग करके जो है सफल और असफल शिक्षकों के बीच के जो है अंतर को समझने का प्रयास किया गया है, और इस विधि में जो है छात्रों में उत्पन्न जो है वास्तविक परिवर्तनों का जो है को निर्धारित किया जाता है। फिर उन परिवर्तनों तथा जो है शिक्षक के गुण जैसे बुद्धि, सामाजिकता, आधिपत्य अथवा जो है सहनशीलता के बीच जो है सहसंबंध निकाला जाता है। बॉलिंगर जो है इस विधि का उपयोग करके जो है वो इन गुणों को जो है निर्धारित करने का भी प्रयास किया। चौथा नंबर जो है ये विशेषज्ञों के विचार। इस विधि में जो है विशेषज्ञों के विचारों के अनुसार सफल और असफल शिक्षकों के जो है गुण की विशेषताओं को जो है निर्धारित किया जाता है। और कोरे ने जो है 1941 में कुछ गुण जो है उन्होंने बताए थे। तो कोरे के जो है गुण, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। पहला नंबर है बच्चों के जो है संबंध में सीखने की योग्यता। दूसरा नंबर है अध्यापन से अपेक्षित परिणामों के विवरण की योग्यता। तीसरा नंबर है सीखने के जो है परिणामों के मूल्यांकन की योग्यता। चौथा नंबर है छात्रों की जो है जिज्ञासा को उत्तेजित करने की योग्यता। पांचवा नंबर है विविध शैक्षिक अनुभवों को प्रस्तुत करने की योग्यता। छठा नंबर है व्यवहारों तथा स्थानांतरण हेतु अपने ज्ञान के उपयोग की योग्यता। एक सफल शिक्षक में जो है चिंतन, अंतर्मुखता तथा सामाजिक बहिर्मुखता का होना आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि एक सफल शिक्षक अंतर्मुखी होकर चिंतन करता है और बहिर्मुखी होकर सामाजिक जो है संपर्क में सहजता और प्रसन्नता जो है महसूस करता है। अध्यापन जो है एक जटिल प्रक्रिया और सफल अध्यापन पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता भी है। तो ये और जानते हैं कि आखिर एक शिक्षित व्यक्ति किसे कहते हैं, शिक्षित व्यक्ति आखिर होता कौन है। तो स्किनर ने जो है कुछ गुणों का जो है उल्लेख किया है, और उन गुणों को हम देख लेते हैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए।
पहला नंबर है आत्म अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन। शिक्षक जो है शिक्षित व्यक्ति का जो है एक मुख्य गुण जो है ये आत्म अनुभूति है। इसके संदर्भ में जो है शिक्षित व्यक्ति उसे कहेंगे जो पहला है सीखने सिखाने की प्रवृत्ति रखता हो और इस दिशा में जो है व्यवहारिक रूप से भी सक्रिय हो। दूसरा नंबर है अपनी मातृभाषा में सही सही स्पष्ट रूप से बोल सकता हो। तीसरा नंबर है अपनी मातृभाषा में जो है स्पष्ट रूप से सही सही लिख सकता हो। चौथा नंबर है इस मातृभाषा में जो अपनी मातृभाषा में शुद्ध शुद्ध पढ़ सकता हो। पांचवा नंबर है इस विधि की ओर ध्यान देने और निरीक्षण करने में समर्थ हो। छठा नंबर है अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान की कला जानता हो। सातवां नंबर है स्वास्थ्य और रोग के संबंध में मूल तथ्यों की जानकारी रखता हो। आठवां नंबर है समुदाय के स्वास्थ्य तथा जन कल्याण की ओर सक्रिय हो। नौवां नंबर है खेल कूद में दिलचस्पी रखता हो। 10वां नंबर है अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करता हो। 11वां नंबर है सौंदर्य और बौद्धिक चेतना जागृत हो। 12वां नंबर है नैतिक आदर्शों से अवगत हो और उस पर जो है यथासंभव अमल करता हो। 13 नंबर है अनुशासित रूप से अपने जीवन को चलाता हो। 14 नंबर है अपने अधिकार तथा कर्तव्य को समझता हो और अमल करता हो। 15 नंबर है नेतृत्व की क्षमता रखता हो। दूसरा नंबर इन्होंने बताया मानवीय संबंध यानी एक गणतंत्रात्मक समाज में जो है शिक्षित व्यक्ति का जो है दूसरा गुण ये मानव बंधुता यानी मानव संबंध है। आइए और इसके बारे में शिक्षित व्यक्ति किसे कहेंगे। पहला नंबर है अपने जीवन में मानवीय संबंध को प्राथमिकता देखता है। दूसरा नंबर है अपने मित्रों के साथ ईमानदारी और सच्चाई से पेश आता हो। तीसरा नंबर है सहकारिता में विश्वास रखता हो और तद अनुसार यानी उसके अनुसार काम करता हो। चौथा नंबर है दूसरों के सुख दुख से प्रभावित होता हो और जो है नम्र और सौजन्य के जो है साथ पेश आता हो। पांचवा नंबर है अपने विचार के सुधार के लिए सक्रिय हो। छठा नंबर है पारिवारिक आदर्शों का संरक्षण करता हो। सातवां नंबर है गणतंत्रात्मक तरीकों से जो है पारिवारिक संबंधों को निभाता हो। तीसरा नंबर है आर्थिक दक्षता यानी जो है जो है शिक्षित व्यक्ति का जो है तीसरा महत्वपूर्ण जो है आर्थिक दक्षता। इसमें भी जो है शिक्षित व्यक्ति जो है किसे कहा जाएगा तो पहला नंबर है समुचित रूप से कार्य करने के जो है तरीकों से अवगत हो। दूसरा नंबर है विभिन्न व्यापारों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो। तीसरा नंबर है अपनी योग्यता और अभिरुचि के अनुकूल व्यवसाय के चयन की क्षमता रखता हो। चौथा नंबर है अपने व्यवसाय के सामाजिक मूल्यों को समझता हो। पांचवा नंबर है अपनी आर्थिक स्थिति के अनुकूल योजना बनाने में जो है वो समर्थ हो। छठा नंबर है कुशल खरीदार हो। सातवां नंबर जो है ये है अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उचित उपायों पर अमल करता हो। चौथा नंबर जो है ये नागरिक उत्तरदायित्व। गणतंत्रात्मक समाज में जो है शिक्षित व्यक्ति का एक प्रधान गुण जो है ये नागरिक उत्तरदायित्व भी है कि वो जो है अपने देश का जो है एक अच्छा नागरिक है या नहीं है। तो इसके लिए जो है उसे कुछ जो है वो बातें लेके चला जाता है कि भाई वो अगर शिक्षित व्यक्ति है तो उस दृष्टिकोण से और उस समाज के दृष्टिकोण से क्या हुआ। तो पहला है सामाजिक न्याय के ओर जागरूक हो। दूसरा है सामाजिक परिस्थितियों की जो है खामियों को दूर करने की दिशा में प्रयत्नशील हो। तीसरा नंबर है सामाजिक रचनाओं तथा प्रक्रियाओं की समझ रखता हो। चौथा नंबर है स्वार्थी प्रचारकों के जो है आक्रमण से बचने की क्षमता रखता हो। पांचवा नंबर है जनमत की उचित भिन्नताओं की सराहना करता हो। छठा नंबर है राष्ट्र की रक्षा के साधनों का आदर करता हो। सातवां नंबर है जन कल्याण की दृष्टि से वैज्ञानिक विकासों का जो है मूल्यांकन करता हो। आठवां नंबर जो है ये संपूर्ण संसार को अपना समुदाय समझता हो और इसके कल्याण की सद्भावना रखता हो। नौवां नंबर है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का आदर करता हो। 10वां नंबर है अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करता हो। 11वां नंबर है प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति जागरूक हो और उसके अनुरूप जो है व्यवहार करता हो। इनके अलावा जो है स्किनर के अलावा स्लेविन एक जो है मनोवैज्ञानिक थे। 1991 में उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति जो है वो ये है जो कुछ बातों को रखता हो। पहला नंबर है दूसरों की कठिनाइयों एवं सीमाओं को समझता हो। दूसरा नंबर ऐसे कार्यों से बचता हो जिससे जो है दूसरों को कष्ट होने की संभावना है। तीसरा नंबर है जाति वर्ग समुदाय आदि बंधनों से मुक्त हो।
चौथा नंबर है विश्व बंधुत्व में जो है विश्वास रखता हो। पांचवा नंबर है व्यक्तिगत जो है कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण की कामना रखता हो। इसकी जो है अध्यापन विधियाँ भी हैं। आइए और अध्यापन विधि आखिर होती क्या है, टीचिंग मेथड आखिर क्या है, तो आइए और जो है, क्योंकि जो है अध्यापन विधि के बारे में कहा जाता है भाई कि एक बच्चा जो है ना, जहाँ पे 5 7 10 बच्चे पढ़ रहे हों, वैसा ना हो कि आप जो विधि से पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आप केवल एक ही विधि से पढ़ा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि उस विधि से जो है सारे बच्चे को समझ में आ जाए। हो सकता है उसमें से कुछ बच्चों को समझ में आए और कुछ बच्चों को समझ में ना आए। तो अध्यापन विधियाँ जो है ये इस्तेमाल कराई जाती हैं, और कई सारी अध्यापन विधियाँ एक टीचर इस्तेमाल कर सकता है और करता भी है। तो आइए और इसको हम थोड़ा सा जानते हैं कि किस किस उम्र में कौन कौन सी जो है विधि का उपयोग किया जाता है, और इनके गुण क्या है, अवगुण क्या है, इन चीज़ों को हम जानेंगे। एक बच्चे को आप जो है वो हायर लेवल के क्लास की तरह नहीं पढ़ा सकते हो, और एक हायर लेवल के क्लास के स्टूडेंट को जो आप बच्चे की तरह नहीं पढ़ा सकते हो। दोनों के पढ़ाने में जो है काफ़ी ज़्यादा अंतर है। एक डीएलएड का जो स्टूडेंट है टीचर है, और एक प्रोफेसर हो, दोनों के पढ़ाने में जो है तौर तरीके में अंतर होगा। क्योंकि डीएलएड का जो टीचर है ये 5वीं तक के क्लास के पढ़ा होगा, तो वो बेसिक चीज़ें पढ़ाएगा और बेसिक चीज़ों को ही लेके चलेगा, क्योंकि विद्यार्थी जो है बेसिक चीज़ों को ही पढ़ा सकता है, समझ सकता है। लेकिन वहीं जो एक प्रोफेसर प्रोफेसर जब पढ़ाना पसंद चालू करेगा तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि बच्चे बेसिक्स जानते हैं या नहीं, क्योंकि उसने पढ़ाई जो है उस लेवल के हिसाब से पढ़ाना शुरू किया है। तो उसको जो है इन चीज़ों को समझने में थोड़ी सी अंतर होगी। तो आइए और देख लेते हैं। पहला है निगमन विधि, जिसको हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, निगमन को। तो आइए देखते हैं। निगमन विधि जो है उसे कहते हैं जो सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षा दी जाती है। यानी एक सामान्य नियम बता दिया कि भाई देखो, त्रिभुज का जो है कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है, ये सामान्य विधि हमने बता दी, ठीक है। या फिर मानव शरीर में जो है आप मान सकते हो कि एक नॉर्मल सा मानव शरीर में मैं क्या बोलूँ, 5 इंद्रियाँ होती है, बस इतना ही बता दिया। वो 5 इंद्रियाँ कौन है, ये हर विद्यार्थी को बताना है। एक त्रिभुज का जो है कोण ये 180 डिग्री होता है, एक चतुर्भुज का कोण 360 डिग्री होता है। तो जब 360 डिग्री को मापा जाएगा तो वो देखा जाएगा एक चतुर्भुज में जो है सचमुच में 360 डिग्री होता है या फिर नहीं होता है। तो सामान्य हमने बता दिया कि 180 डिग्री एक त्रिभुज में होता है, तीनों कोणों का योग। अब क्या किया जाएगा, उसको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। अलग अलग जो है समकोण त्रिभुज दे दिया, न्यून कोण दे दिया, अधिक कोण दे दिया, और सबको मापने के लिए बताया जाएगा। तो बताया जाएगा तो वहाँ पे जो बच्चे जब सीखेंगे, तो सामान्य हमने बता दिया कि 180 डिग्री होता है क्या, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। लेकिन अब सामान्य से हम विशिष्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी बच्चों को ये बता रहे हैं कि देखो बच्चों कैसे होता है। इसके बाद क्या हो जाता है, आगमन विधि, जिसको हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। और इसमें क्या है कि इंडक्टिव में केवल संकेतों को दिया जाता है और बच्चे खुद से सीखते हैं या फिर बाद में बताया जाता है। कहने का मतलब है कि निगमन में क्या है कि हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, लेकिन आगमन में क्या है कि आगमन विधि उसे कहते हैं जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है। जैसे बच्चों को जो है 4-5 कोण दे दिए गए बनाने के लिए, और चांद दे दिया गया मापने के लिए कोण, और 4-5 जो है कोण बना के दे दिया गया। ले भैया एक कोण बना दिया हमने, त्रिभुज बना दिया। अब तुम तीनों को जो है इन सब का जो है कोणों के जो है तीनों कोणों का को मापो और तीनों कोणों का योग लिखो हर त्रिभुज का। फिर वहाँ से पता चलेगा कि भाई सबको तो जोड़ने के बाद जो है तो 180 डिग्री आ रहा है। तो बच्चे के अंदर एक जनरलाइजेशन हो जाता है, एक सामान्यीकरण आ जाता है कि करीब करीब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चाहे कोई भी त्रिभुज, समकोण हो, निम्नकोण हो, अधिकोण हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, या फिर समलंब हो, या और भी कई समलंब चतुर्भुज होता है, माफ़ कीजिएगा। तो कोई भी त्रिभुज हो उसके जो है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा। तो एक सामान्यीकरण भी बच्चों के अंदर आ जाता है।
तो आगमन विधि में जो है यही सिखाया जाता है। तो इसमें क्या सिखाया जाता है भैया, यह जो है विधि ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा उपयोगी है। यह विधि जो है बहुत ही ज़्यादा, इसका रीज़न क्या है, तो पहला नंबर है यह विधि अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। दूसरा नंबर, इससे बालकों पर जोर नहीं पड़ता बढ़ता, बल्कि जो है सरल उदाहरण के सहारे वो सूक्ष्म में जो है बातों को भी सीख लेते हैं। और तीसरा नंबर है कि इसमें उन्हें चिंतन और तर्क करने तथा सामान्य नियम को बनाने में जो है सहायता मिलती है। चौथा नंबर है कि सफलता मिलने पर संतुष्टि होती है और उस विषय की ओर रुचि और प्रेरणा बढ़ती है। इसके बाद क्या है, खेल विधि, यानी हम प्ले वे मेथड बोलते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ना चाहेंगे। तो आइए और पढ़ लेते हैं ताकि और भी बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आ जाए। मैं आराम से इसको बता सकता हूँ कि खेल विधि से जो है सिखाया जाता है मिट्टी का घर बनाना, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिस पे सिखाया जाता है, और हम लोग भी सीखते थे खेल खेल में। कबड्डी से एक संगठन रहना, संगठित रहना, और किंडरगार्टन में तो कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे सिखाया जाता है। तो किंडरगार्टन भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम खेल विधि पढ़ लेते हैं। शिक्षण की यह विधि बहुत उपयोगी है। इसमें बालकों को जो खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है। इससे जो है उनकी अभिरुचि जो है अधिक होती है, और खेलते समय उनके मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं होता है। जब किसी विषय की शिक्षा उन्हें खेल के माध्यम से दी जाती है तो उस विषय के प्रति भी उनका काफ़ी सहज और आनंददायक रुझान हो जाता है, और इस प्रकार शिक्षक अपने बालकों पर किसी प्रकार का दबाव डाले बिना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खेल के द्वारा जो है शिक्षा देने का तात्पर्य यह नहीं कि शिक्षा को ही खेल बना दिया जाए, बल्कि इसका अभिप्राय केवल इतना है कि किसी विषय के जो है शिक्षण के प्रति बालकों की मनोवृत्ति को किस तरह जो है सहज और अनुकूल बना देना है, जिससे जो है वे जिस तरह खेल के प्रति उनकी जो है मनोवृत्ति होती है, इस प्रकार जो है एक शिक्षक को जो है उन्हें इस विषय में जो है ज्ञान देने में जो है सफल हो जाता है, और दूसरी ओर जो है वे किसी तरह का मानसिक दबाव जो है महसूस नहीं करते। बुझौल भी जो है वो भी तो एक पहेली बुझाना क्या है भाई, शिक्षा ही तो देना है। बच्चों का माइंडसेट पता चलता है ना उसमें। यह विधि जो है बहुत कारणों से जो है सिद्ध हुई है, जिसमें पहला कारण यह है कि यह विधि बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। दूसरा नंबर है, इस विधि को जो है बालकों की मनोवृत्ति जो है शिक्षा के प्रति अनुकूल बन जाती है, और जो है इसीलिए जो है इस विषय को सीखते समय वे हमेशा आनंद महसूस करते हैं कि भाई खेल खेल में तो खेल सीखना है। तीसरा नंबर है, यह विधि बालकों की मानसिक क्षमताओं को सहज तथा जो है विरोधहीन तरीके से विकसित होने का अवसर देती है। चौथा नंबर है, इनमें स्वस्थ मन के साथ साथ स्वस्थ शरीर के विकास का भी जो है मौका मिलता है। ड्रेवर ने जो है 1921 में इस विधि पर जो है के महत्व पर जो है प्रकाश डालते हुए कहा, ड्रेवर ने, कि खेल में जो है क्रिया का मूल्य एवं समर्थ स्वयं क्रिया में ही पाया जाता है। वर्ग कार्य में इस प्रवृत्ति का उपयोग जितना ही अधिक किया जाएगा, बालकों के लिए अभिरुचि और अध्यापन मूल्य उतना ही अधिक होगा। इसके बाद जो है किंडरगार्टन विधि, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो आइए और इसको भी देख लेते हैं। और फ्रोबेल ने जो है इसको वो जन्म दिया, यानी इसे इस जो विधि है, ये जो टीचिंग विधि है, इसको बनाया था। जर्मन भाषा में जो है किंडरगार्टन का अर्थ जो है ये बालक का उद्यान होता है। और आजकल बिहार में तो नहीं, लेकिन पंजाब वगैरह में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो विकसित शहर हैं, या फिर आप लखनऊ वाले क्षेत्र में चल जाओ, जो भी विकसित विकसित जो है शहर हैं, सिटी हैं, वहाँ पे, मुंबई में भी आपको किंडरगार्टन मिल जाएगा, और भी कई सारे जगहों पे जहाँ पे बच्चों को मनोरंजन के साथ जो है वो सिखाया जाता है, खिलाया जाता है, और उसके साथ जो है पढ़ाई जो है वो देखने को मिलता है, जहाँ पे बच्चे जो है उनका जो है मानसिक विकास होता है। फ्रेबल के अनुसार जो है जिस तरह बीज में जो है वृक्ष के होने की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से जो है विद्यमान रहती है, उसी प्रकार बालक में जो है सारी संभावित क्षमताएं विद्यमान रहती है। अतः शिक्षक का दायित्व ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिससे बालक में जो है निहित
क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके। फ्रोबेल ने जो है शिक्षण के लिए जो है अधिक उपयोगी माध्यम खेल को ही माना है, क्योंकि खेल में जो है बालकों की सहज अभिरुचि होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें जो है खेल में आत्म प्रदर्शन का भी अवसर मिलता है। तो फ्रोबेल के अनुसार जो है शिक्षण के 3 कारण हैं। पहला है बच्चों को खेल की प्रेरणा देना, दूसरा है खेल के जो है उचित और लाभप्रद जो है तत्वों को प्रोत्साहित करना, और तीसरा नंबर है अनुचित और हानिप्रद जो है तत्वों को अनुत्साहित करना कि भैया ये काम नहीं करना है। फ्रोबेल ने जो है बालकों की शिक्षा के लिए कुछ उपकरणों को जो है ये संगठित किया था, लेकिन आजकल जो है वो उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि वो जो तकनीक थी, वो जो विधियाँ थी वो पुरानी हो गई, लेकिन इस्तेमाल किया जाता है। और वो इस्तेमाल जो है इस विधि में सेम टू सेम नहीं किया जाता, कुछ चेंजेस ला के और किए जाते हैं। इसके बाद जो है ये किंडरगार्टन विधि के जो है कुछ गुण भी हैं, आइए और उनको हम देख लेते हैं। पहला है कि यह खेल विधि पर आधारित है, और दूसरा नंबर जो है इस विधि में जो है करके सीखने पर जोर दिया जाता है, यानी बच्चा जो है वो करता है और वहाँ से वो कुछ सीखता है। तीसरा नंबर है इसमें जो है बच्चे को आत्म प्रदर्शन का अवसर मिलता है, और जिससे जो है इसकी प्रवृत्ति जो है या प्रवृत्ति संतुष्ट हो जाती है। उसके बाद चौथा नंबर है सहकारिता, सहानुभूति, सिंपैथी, उत्तरदायित्व, तो अनुशासन आदि जो है सामाजिक गुणों के विकास का अवसर जो है इस विधि में बालकों को मिलता है। इसके बाद जो है मोंटेसरी मेथड, मोंटेसरी जो है स्कूल भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, तो आइए और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं मोंटेसरी क्या है और क्या नहीं। मोंटेसरी इस प्रणाली को जो है जन्म ये रोम में हुआ था, और 1897 में माता मोंटेसरी जो है एक मानसिक चिकित्सालय में चिकित्सक का जो है कार्य करना शुरू किया था, और मोंटेसरी ने वहीं पे जो है काफ़ी सारे परिश्रम के बाद इस प्रणाली को विकसित किया, जिसमें पहला है अध्यापक। मोंटेसरी विधि में जो है शिक्षक का स्वभाव तथा चरित्र पर विशेष जोर दिया गया, और मोंटेसरी के अनुसार जो है अध्यापक के लिए किसी विशेष विधि से परिचित रहना आवश्यक नहीं, परंतु उनमें कुछ जो है गुण वो होना चाहिए। पहला नंबर है नम्रता, दूसरा है बालकों के प्रति स्नेह, तीसरा है धैर्य, चौथा है अपने कार्य के प्रति श्रद्धा, पांचवा है ईमानदारी और सच्चाई, छठा है निष्पक्ष निरीक्षण। दूसरा नंबर है व्यक्तिकता, जिसको हम इंडिविजुअलिटी बोलते हैं। मोंटेसरी प्रणाली में प्रणाली जो है इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक बालक अपने आप में एक अपूर्व और स्वतंत्र व्यक्तित्व है। बीज रूप में सारी शक्तियां बालक में निहित होती है। शिक्षक इन शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने में मदद करता है। हर बालक जो अनुकूल वातावरण में अपनी पूर्णता को पहुंचकर एक अपूर्व व्यक्तित्व बन जाता है। तीसरा नंबर है विरोधहीन विकास। मोंटेसरी जो प्रणाली में इस बात पर जोर दिया गया है कि बालकों की जो है मानसिक क्षमताओं के जो है विरोधहीन तरीकों को से विकसित होने जाए, और बालकों को जो है की क्षमता जो है इससे विकसित होगी, और उन्हें जितना ही अधिक स्वतंत्र छोड़ा जाएगा उतना ही ज़्यादा वो विकसित होंगे। चौथा नंबर जो है ये है पाठ्यक्रम। मोंटेसरी अध्यापन विधि में जो है पाठ्यक्रम पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, और पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है कर्मेंद्रीय प्रशिक्षण यानी मोटर ऑर्गन्स ट्रेनिंग, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण सेंस ऑर्गन्स ट्रेनिंग, गणित और भाषा का शिक्षण आता है, और इन सब के लिए जो है अलग अलग उपकरणों की व्यवस्था होती है। पाँचवा नंबर है शिक्षालय, यानी मोंटेसरी प्रणाली में जो है ये विद्यालय सामग्री पर खास ध्यान दिया जाता है, और इस प्रणाली में जो है शिक्षालय को बाल भवन कहा जाता है, चाइल्ड होम कहा जाता है, और इसका तात्पर्य जो है ये शिक्षालय को कुछ इस तरह संगठित किया जाए कि बालकों के जो है जीवन से जो है संबंध हो सके, और उन्हें जो है अस्वाभाविक वातावरण का अनुभव ना हो। इसके कुछ गुण भी हैं, आइए और उस गुणों को हम देख लेते हैं। पहला नंबर इस विधि में जो है बालकों को आत्म शिक्षण की मान्यता यह विधि देती है, तो आत्मनिर्भरता का भी जो विकास उनके अंदर हो जाएगा, क्योंकि आत्म शिक्षण की विधि जो है ये दे रही है।
इसके बाद दूसरा नंबर है कि इसमें जो है बालकों की क्षमताओं का जो है पूर्णतः जो है विरोधहीन रूप से विकसित होने का अवसर मिलता है। और तीसरा नंबर है यह प्रणाली बालक के जो है सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। इसके अलावा इसमें कुछ खामियां भी आइए उसको देख लेते हैं। पहला है इसका दायरा जो है बहुत सीमित है और प्रौढ़ बालकों के लिए विधि उपयुक्त नहीं है। अब जो लोग 20 साल से ऊपर के हों उनको क्या कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा नंबर है यह कहना गलत है कि इस विधि में बालकों को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। कुछ स्वतंत्रता दी जाती है लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नाटकीय विधि। तो आइए और इसको हम पढ़ते हैं। नाटकीय विधि, मैं पहले थोड़ा पानी तो पी लूँ। यानी ड्रामेटिक मेथड भाई, और इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों क्लास थोड़ा सा और चलेगा, करीब करीब मेरे ख्याल से तो मैं तो चाहता ही था 1 ही घंटा का हो, परंतु आई थिंक कम से कम आधा घंटा और हो क्लास में लगने वाला। ड्रामेटिक मेथड, इस विधि में जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को नाटकीय रूप से पेश किया जाता है। हर पाठ को एक ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इस ड्रामा में जो है कभी बालक अकेले ही भाग लेता है तो कभी शिक्षक भी उनके साथ रहते हैं। यह विधि साहित्य, इतिहास और सामाजिक विषयों के जो है शिक्षण में जो है खास तौर पर उपयोग में आती है। और किसी पाठ के विभिन्न भागों को विभिन्न बालकों में बांट दिया जाता है और हर बालक अपने भाग को जो है ड्रामे का पार्ट की तरह अदा करता है। और इस प्रकार धीरे धीरे पाठ के सभी अंशों को वे सीख लेते हैं। और इस विधि से जो है किसी पाठ को सीखने में बालकों को काफ़ी आनंद मिलता है और वे थकान तथा निराशा महसूस नहीं करते हैं। इस विधि की एक विशेषता यह भी है कि यह छोटे बच्चों के अतिरिक्त प्रौढ़ बालकों के लिए भी उपयोगी है। इस विधि द्वारा जो है पाठ को याद करना बहुत ही सरल और रुचिकर हो जाता है। बालकों को ऐसा महसूस होता है कि वे किसी नाटक घर में बैठकर और नाटक देख रहे हैं और कभी स्वयं ही जो है स्वयं पार्ट अदा कर रहे हैं। और इस प्रकार जो है अन्य विधियों की तुलना में अधिक रुचिकर है, फिर भी जो है इसका दायरा काफ़ी सीमित है। इतिहास, साहित्य और सामाजिक शिक्षण को तो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन गणित हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो तो भाई पढ़ाना मुश्किल है। इसके बाद है योजना विधि। इस विधि में जो है बालकों को जो है विभिन्न योजनाओं की जो है शिक्षा दी जाती है। जैसे एक छोटे से शहर, डाकखाना, दुकान का नमूना बनाने की तैयारी करते हैं और मिलजुल कर ईंट, मिट्टी, अन्य जो है चीज़ों की जरूरत सामान जमा करते हैं और इसके अनुसार जो है काम में लाते हैं। और योजना जो पूरी होने पर जो है उन्हें न केवल अथाह खुशी बल्कि प्रसन्नता भी महसूस होती है। यानी इसको हम प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट मेथड विधि। यह विधि जो है ये शिक्षालय में काफ़ी ज़्यादा प्रमाणित हुई है, सफल जो है साबित हुई है। व्यवहारिक रूप से निश्चित रूप से जो है योजना के अंतर्गत किसी विषय को सीखने में जो है काफ़ी सहायता मिलती है और इससे बालकों को अपने भावी जीवन के उत्तरदायित्व को समझने तथा उन्हें सफलतापूर्वक निभाने की भी जो है ट्रेनिंग मिल जाती है। पश्चात देशों यानी पश्चिमी देशों में यह विधि व्यापक रूप से इस्तेमाल है। महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा जो है अनेक जो है शिक्षाविद ने बुनियादी शिक्षा को जो है अमल में लेके आए। और बुनियादी तालीम योजना विधि का जो है एक ऐसा रूप है जो देहाती बच्चों को जो है शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाया गया। और यह शिक्षण प्रणाली आज भी अपना दायित्व जो है बड़ी सफलतापूर्वक निभा रही है। तो इस विधि में जो है ना कुछ चीज़ों को पढ़ाना काफ़ी आसान है, लेकिन खास करके भाषा, व्यापार और तर्कशास्त्र वाली चीज़ों को नहीं पढ़ाया जा सकता। फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़ाया जा सकता है, बाकी अन्य चीज़ों को मैथ वगैरह पढ़ाया जा सकता है, बाकी उन चीज़ों को नहीं पढ़ाया जा। सिविल इंजीनियरिंग कराई जा सकती है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं कराई जा सकती है। इसके बाद जो है एलिस ने जो है अपने अध्यापनों को कुछ विधियों में वर्गीकृत किया है, जिसमें जो है शिक्षक केंद्रित विधि है, इसके बाद जो है छात्र केंद्रित विधि है, कुछ योजना विधि है और प्रगतिशील विधि है। तो आइए और संक्षेप में इनका थोड़ा सा हम जो है इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है भाषण एवं व्याख्या विधि, जो कि शिक्षक का जो है केंद्रित विधि है और इसमें क्या है भाषण के द्वारा सीखा जाता है।
इस विधि में जो है वास्तव में शिक्षक जो है केंद्रित विधि जो है ये है यह विधि, और छात्र जो है एक वर्ग में शांत बैठे होते हैं और शिक्षक अपनी जो है किसी पाठ से जो है संबंधित भाषण देता है। यह भाषण जो है औपचारिक होता है। इस विधि द्वारा है शिक्षा देते समय शिक्षक सक्रिय रहता है और छात्र जो है ये निष्क्रिय होते हैं। कॉलेज विश्वविद्यालय में ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाता है। किंडरगार्टन और निम्न श्रेणियों में जो है यह विधि जो है विधि सूचक विधि कहलाती है। निम्न भाषण विधि का आज भी जो है बहुत ही ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल किया जाता है और यह विधि जो है कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों छात्राओं के लिए जो है शिक्षा के लिए अधिक उपयोगी है, परंतु निम्न श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए जो है समुचित शिक्षा के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। इसके लिए जो है अनौपचारिक शिक्षा जो है विवेचन विधि अधिक उपयुक्त होती है। तो मफलिस ने 1976 में कहा है कि यह विधि आज भी अध्यापन के लिए व्यापक रूप से उपयोग में है। तो इसके अनुसार जो है इस विधि की उपयोगिताएं देख लेते हैं। जब पहली नंबर है जब मुद्रित सामग्री उपलब्ध ना हो। दूसरा है जब शिक्षक जो है लिखित सामग्री से यानी बुक में जो लिखा हुआ चीज़ है उससे संतुष्ट ना हो, उसको लगता है कि मैं इससे बेहतर पढ़ा सकता हूँ। तीसरा नंबर है जब शिक्षक जो है कोई नया विचार देने की इच्छा रखता हो तो भी है। चौथा नंबर है जब शिक्षक जो है पाठ्य पुस्तक से जो है किसी अंश की आलोचना करना चाहता हो तो भी ये जरूरी है। पाँचवा नंबर है कि किसी विशेषज्ञ द्वारा छात्रों को संगत बातें बताना चाहता हो। छठा नंबर है इस भिन्न भिन्न जो है सामग्रियों के बीच संबंध को स्पष्ट करना चाहता हूँ। सातवां नंबर है परिवर्तनशील पाठ्यक्रम में जो है नई सामग्री को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और बहुत से छात्रों को जब एक ही साथ जो है शिक्षा देना हो तो भी ये विधि उपयुक्त होती है। ग्राउपर ने 1976 में इस विधि की जो है आलोचना करते हुए कहा है कि भाषण करते समय जो है शिक्षक पाठ्य का जो है मुख्य उद्देश्य को भूल जाता है, जिससे अध्यापन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। ब्रोडेस ने 1989 डुबोइस ने जो है ये 1979 में के अनुसार जो है भाषण विधि के अंतर्गत सीखने के जो है अनेक सिद्धांतों का उल्लंघन हो जाता है। उनके शब्दों में चूंकि भाषण विधि जो है शिक्षण के कई सिद्धांतों का उल्लंघन जो है करते प्रतीत होती है, इसीलिए अक्सर यह एक प्रतिकूल जो है अध्यापन प्रविधि है विधि। मुशीला और रस ने जो है भाषण विधि की समीक्षा करते हुए कहा है कि इसकी उपयोगिता तभी दी जा सकती है जब कुछ विशेष शर्तों का पालन किया जाए। तो उन्होंने कुछ शर्तों का जो है उल्लेख किया हुआ है, आइए और उनको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है इस विधि का उपयोग जो है सबसे पहले छात्रों को इसके घटकों से अवगत करा दिया जाना चाहिए कि भाई क्या क्या होने वाला है। दूसरा नंबर भाषण देने वाले शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है भाषण के उद्देश्य से अवगत करा दे। तीसरा नंबर है यदि कई श्रेणियों में भाषण देना हो तो उन श्रेणियों के बीच संपर्क का स्थापित करने का प्रयास किया जाए। चौथा नंबर है भाषण के दौरान प्रश्न पूछकर छात्रों को सक्रिय रखने का प्रयास किया जाए। पांचवा नंबर है संपूर्ण भाषण के दौरान जो है छात्रों को जो है भाषण के सार्थक पहलुओं को समझने का जो है प्रयास या फिर अवसर दिया जाए। छठा नंबर है भाषण के मध्य जो है छात्रों से प्रायः निरसता जो है ये अनुभव करते हैं, अतः उनकी जो है रुचि कायम को रखने का प्रयास किया जाए। सातवां नंबर है भाषण के अंत में शिक्षक को चाहिए अपने भाषण की मुख्य मुख्य बातों को दोहरा दें। दूसरा नंबर है नींव पठन विधि, जिसको हम रेसिटेशन मेथड बोलते हैं, और यह विधि जो है ये पाठ्य पुस्तक से जो है कुछ प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस प्रकार उन्हें जो है पाठ से संबंधित विषयों की जो है शिक्षा दी जाती है। तीसरा नंबर है प्रयोगशालीय विधि यानी लेबोरेटरी मेथड। अध्यापन की इस विधि का उपयोग जो है प्राय जो है नेचुरल साइंस में जो है अधिक उपयोग होता है, फिर भी जो है इसका उपयोग कुछ हद तक अन्य विज्ञानों में भी किया जाता है। और इस विधि में जो है छात्र अपने शिक्षक के निर्देश तथा मार्गदर्शन के अनुसार काम करते हैं और जिन्हें जो उन्हें अपने पाठ्य का जो न केवल सैद्धांतिक बल्कि जो है व्यावहारिक ज्ञान भी होता है। भौतिक शास्त्र, रसायन आदि विषयों की शिक्षा के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है और इस विधि का जो है इसमें जो है विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे उनकी रुचि बनी रहती है। और इस विधि का उपयोग जो है परंपरागत स्कूलों तथा प्रगतिशील स्कूलों में दोनों में किया जाता है। डाल्टन योजना, विनिटका योजना की गणना भी जो है प्रयोगशालीय विधि में की जाती है।
इसके बाद चौथा नंबर है विकास विधि, जिसको हम डेवलपमेंट मेथड बोलते हैं, ये और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस विधि में जो है शिक्षक अपने विद्यार्थियों के से जो है कुछ संगत प्रश्न पूछकर उनके चिंतन एवं जो है विवेक को विकसित करने का प्रयास करता है और पूछे गए प्रश्न के संबंध में वे सोच समझकर करते हैं तथा अपने विवेक का उपयोग करते हैं, जिससे सचमुच में जो है वो संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास में मदद मिलती है। और इस विधि को सर्वप्रथम जो है हार्वर्ड ने 4 अवस्थाओं में विकसित किया। बाद में मैक मेरे द्वारा जो है इस विस्तार का जो है 5 अवस्थाओं में किया गया। पहला है तैयारी, दूसरा है नई सामग्रियों का प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलनात्मक एवं पृथक्करण और चौथा है सामान्यीकरण, जिसको हम बोलते हैं। और अध्यापन की जो है पहली अवस्था में शिक्षक को जो है 3 बातों पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले छात्रों को जो है पाठ के प्रति रुचि जगाने का जो है निश्चय किया जाता है। दूसरे चरण में नई सामग्री को जो है छात्रों के सामने प्रस्तुत की जाती है और तीसरे चरण में जो है प्रस्तुत सामग्री की जो है तुलना की जाती है और सहसंबंध के आधार पर भिन्न भिन्न सामग्रियों के बीच संबंध जाना जाता है। जैसे एक चिकित्सक जो है किसी रोग को समझने के कारणों को समझने के उद्देश्य से इस प्रकार किसी रोगी की जो है तुलनात्मक अध्ययन करके यह देखना चाहता है कि वह कौन सी चीज़ है जो इन सभी रोगियों में उपस्थित है और सामान्य व्यक्ति में जो है अनुपस्थित है। उन चीज़ों का ज्ञान हो जाने पर वह आसानी से कह सकता है कि यह रोग यही कारण है और इस रोग का जो है यही कारण है। चौथे चरण में जो है ज्ञान का सामान्यीकरण किया जाता है। जैसे मान लें कि तीसरे चरण में ज्ञात हुआ कि अधिक धूम्रपान से जो है यानी ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीने से, धूम्रपान से जो है वो कैंसर वगैरह होता है। तो फिर चौथे समय में जो है इसका सामान्यीकरण किया जाएगा चौथे चरण में कि भाई इस रोग से जो है ऐसे इन चीज़ों से जो है कैंसर होता है। एलिस ने जो है इस अध्यापन विधि की जो है व्याख्या करते हुए कहा है कि इस विधि में जो है कई गुण पाए जाते हैं, फिर भी इसका उपयोग सभी अध्यापन विधियों में करना समुचित रूप से संभव नहीं है। इसके बाद समुचित समूह योजना विधि यानी छात्र केंद्रित विधि ये है। आइए और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। विवेचन समूह योजना विधि यानी छात्र केंद्रित विधि है। यह विधि जो है छात्र केंद्रित विधि है और इसमें जो है सभी छात्र तथा जो है छात्राएं आपस में किसी पाठ्य विषय पर जो है विचार विमर्श करते हैं और आवश्यकता अनुसार जो है शिक्षक उसमें सहयोग करते हैं तथा निर्देशन देते हैं। विचार विमर्श तथा जो है विवेचन में शिक्षा भाग भी लेकर आता है और नहीं भी लेकर आता है। आपने देखा होगा शायद एक बालू की फिल्म बनी थी, बालूशर की, आई थिंक साउथ में बनी थी। उसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया था कि जैसे बच्चे जो हैं ऊंची और नीची जाति से आते हैं, तो अब वहाँ पे जो वो जिस गांव में बालू सर गए थे पढ़ाने, भाई वहाँ पे ये चीज़ें बहुत मुश्किल थी और वहाँ पे जो है छोटी जाति के बच्चे और बड़ी जाति के बच्चे वो अलग अलग क्लास में पढ़ते थे या फिर एक साथ नहीं बैठ के पढ़ते थे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला है, भाई किसी को केवल वेलोसिटी पढ़ाई और किसी को स्पीड पढ़ाया, ले एक्सेलरेशन किसी को पढ़ाया और किसी को कुछ और मोमेंटम पढ़ा दिया। अब दोनों को दो दो चीज़ें पढ़ाई। अब क्या हुआ ना कि सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि भाई अब उन्होंने बच्चों से पूछा कि भाई मैं बच्चों के सामने बुलाया और बोला कि सभी को एक साथ खड़ा कराया और बोला कि भाई मैंने 4 चीज़ें पढ़ाई है, स्पीड, मोमेंटम और डिस्टेंस मान सकते हैं या फिर जो भी वेलोसिटी है, मोमेंटम है, और तो इसके बारे में मैं पूछूंगा। अब बच्चों ने आधी आधी पढ़ाई की थी तो कैसे होता, तो फिर वहाँ से वो जो है आपस में क्या हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को, क्योंकि बच्चे जो है बेहतरीन तरीके से पढ़े थे तो उन चीज़ों को जो है वो सीखना शुरू किया और एक दूसरे से डिस्कशन करके उन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीखे। तो मेन जो मोरल है यही है कि भाई ये जो है समूह योजना विधि उसमें काम करता है। हील के अनुसार जो है इस विधि के कुछ गुण हैं। 1969 में हील ने कहा इसके कुछ गुण दिए थे। पहला नंबर है, इस विधि द्वारा जो है जटिल समस्याओं का समाधान में जो है लिखित सामग्री से ज्ञान प्राप्त होने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होती है। दूसरा नंबर है, इन ऐसी समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है जिन्हें के लिए सामूहिक प्रक्रियाएं अपेक्षित होती है। तीसरा नंबर है, समस्या उत्पन्न करने वाले विवादग्रस्त जो है विषयों के लिए यह विधि जो है अधिक उपयुक्त है। इस विधि में कई सारे दोष भी पाए जाते हैं, ये और उसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है
इस विधि में जो है ऐसे विषयों की जो है शिक्षा के लिए अनुकूल नहीं है जहाँ निश्चित एवं जो है परिभाषित ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर है कि यहाँ इस विधि की संभावना रहती है, इस बात की संभावना रहती है कि किसी समस्या का विषय कुछ आवश्यक पक्षों पर विचार विमर्श ना हो सके। तीसरा नंबर है कि इस परिस्थिति जहाँ ऐसी परिस्थिति जहाँ जो है अपसारी चिंतन यानी कि वो डिवर्जेंट थिंकिंग की आवश्यकता न हो, वहाँ जो है शिक्षण सामग्री को समझना आसान ना हो, जहाँ शिक्षक छात्रों के लिए जो है स्वतंत्र रूप से काम करना आवश्यक ना हो, वहाँ यह विधि अनुपयोगी सिद्ध होती है। अतः इस विधि का उपयोग केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही करना चाहिए। गाल ने जो है इस विधि की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए 1976 में एक कुछ सिफारिशें दी। उसमें पहला नंबर है कि छात्रों के समूह का आकार छोटा होना चाहिए, छोटा रहेगा तो फिर डिस्कशन करने में बेहतर रहेगा। दूसरा नंबर है कि विवादग्रस्त समस्या के दौरान जो है विषम समूह का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा नंबर है कि समूह के सदस्यों के बैठने का प्रबंध भी जो है विशेष रूप से किया जाना चाहिए। चौथा नंबर जो है ये आर्म रोड के अनुसार जो है 1995 में उन्होंने कहा कि इस अध्यापन विधि से जो है बालकों में सृजनात्मक चिंतन, स्वधारणा तथा निर्णय सहज रूप से संभव हो सकता है। और इन बालकों में जो है पर्याप्त बौद्धिक योग्यता होती है। यदि बालकों में पर्याप्त बौद्धता होती है तो प्रजात्मक जो है प्रजातांत्रिक संगठन होने पर अधिक लाभ होता है, सत्ताधारी संगठन की अवस्था में कम लाभ होता है। इसके बाद एक कक्षा अध्यापन जिसको हम अनुदोष बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन मेथड, आइए और इसको हम देख लेते हैं। कक्षा अध्यापन विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जिसका उपयोग वास्तव में शिक्षक जो है छात्रों को पढ़ाते समय वर्ग में करता है। जिस कक्षा अध्यापन जिससे जो है वह कई विधियों का उपयोग जो है एक ही साथ करता है और इसे जो हम कक्षा अध्यापन विधि कहते हैं। कक्षा अध्यापन विधि के जो है मुख्य 5 रूप से जो है शिक्षा को निम्नांकित क्रम में पाया जाता है। पहला नंबर है कि शिक्षक कोई सूचना या ढांचा प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत शिक्षक या छात्र के बीच पारस्परिक क्रिया घटित होती है। दूसरा नंबर है शिक्षा समूह या वर्ग के जो है एक अधिक सदस्यों को जो है शिक्षक ऐसी प्रतिक्रिया की याचना करता है, छात्र उस याचना का उत्तर देता है। तीसरा नंबर है छात्र उस याचना का उत्तर देता है। चौथा नंबर है कि शिक्षक उस छात्र की जो है प्रतिक्रिया पर अपनी टिप्पणी देता है और अगला प्रश्न पूछता है। तो एग्जाम में आ जाएगा भैया, VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखना। जब भी आपको क्रम आए कक्षा अध्यापन विधि में जो है क्रम, तो पहला नंबर है शिक्षक कोई ढांचा प्रस्तुत करेगा, भाई सीधी सी बात है, कोई स्ट्रक्चर प्रस्तुत करेगा। दूसरा नंबर है वर्ग समूह या फिर एक से अधिक सदस्यों के बीच शिक्षा जो है किसी प्रतिक्रिया की याचना करता है, भाई कोई तो रिस्पॉन्स दो तुम। उसके बाद तीसरा नंबर है छात्र उस याचना का उत्तर देता है। और चौथा नंबर है कि शिक्षक उस छात्र की जो है प्रक्रिया पर अपनी टिप्पणी देता है। जैसे कि एक नॉर्मल से इस चीज़ को समझा जाए कि जैसे ही शिक्षक जो है एक क्लास में जाता है तो बोलता है भाई आज मैं ये चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, और जब वो पढ़ाता है तो बोलता है भाई कुछ प्रश्न पूछता है, तो बच्चे उत्तर देते हैं और वो सही या फिर गलत उस चीज़ को देखता है। इसके बाद अध्यापन के जो है कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, आइए और हम उनको देख लेते हैं कि आखिर जो है अध्यापन के समान सिद्धांत क्या है। पहला नंबर है स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य। भाई अध्यापक जो के पास जो है अध्यापन की सफलता के लिए जो है अध्यापक यानी जो टीचर है उसके पास एक स्पष्ट और उस जो है निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। भाई उसका जो है शिक्षण का जो है वो पढ़ा रहा है, अध्यापन कर रहा है, तो उसका अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है। और दूसरा नंबर जो है यह है लक्ष्य और उद्देश्य का स्तर, कि भाई उसका जो है लक्ष्य क्या है और उद्देश्य का जो है स्तर क्या है, शिक्षण का स्तर क्या है, और वे किसी विषय का जो है अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता उनके लिए क्या है, और इससे उन्हें जो है अपने कार्य में जो है अधिक रुचि मिलेगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अधिक जो है उत्प्रेरित होंगे। तीसरा नंबर जो है प्रशिक्षण स्थानांतरण। प्रशिक्षण स्थानांतरण का मतलब क्या होता है कि भैया प्रशिक्षण स्थानांतरण का जो है सफल अध्यापन का जो है एक प्रधान सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए कि बालकों को जो है सिखाए जाने वाले विषयों के बीच जो है स्थानांतरण जो है सुगम और प्रभावशील हो सके। इसके लिए स्थानांतरण के स्वरूप, पदार्थ तत्व और इसे सहज तथा सुगम बनाने के जो है उपायों की जानकारी आवश्यक रूप से होना चाहिए, और एंडरसन ने 1985 में इस विचार का समर्थन किया।
चौथा नंबर है छात्र रुचि और रुचि को जागृत करना। सीधी सी बात है कि अगर छात्र की रुचि ही ना जागे किसी पढ़ाई में तो पढ़ाना बेकार है ना, क्योंकि वो इन चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। तो छात्र के अंदर जो है रुचि को जगाना उस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद 5 नंबर है छात्र दायित्व को जागृत करना कि भाई अध्यापन की सफलता के लिए छात्रों में जो है सूत्रपात क्षमता, जिसको हम इनिशिएटिव बोलते हैं, तथा दायित्व की जो है भावना को जागृत करना आवश्यक है। इससे जो है उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होने तथा अधिक रुचि तथा जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो है प्रेरणा मिलती है। इसके बाद पर्याप्त संवेदी पृष्ठभूमि यानी एडक्वेट सेंसरी बैकग्राउंड अध्यापन की सफलता के इस बात पर भी जो है आधारित होती है कि छात्रों की जो है संवेदी पृष्ठभूमि पर्याप्त है या फिर नहीं है। सभी शिक्षण की जो है बुनियाद ज्ञानात्मक या फिर जो है संवेदी अनुभव ही तो है। और संगीत सीखने के लिए जो है संगीत के संबंध में जानकारी रखना पर्याप्त ही काफ़ी नहीं है, बल्कि संगीत सुनना भी आवश्यक होता है, तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद जो है 7वां नंबर यह है छात्र योग्यता तथा अध्यापन स्तर यानी पुपिल एबिलिटी एंड टीचिंग लेवल। तो ये जाना बहुत ज़रूरी है कि छात्रों की जो है शिक्षा की योग्यता योग्यता और उपलब्धि के अनुकूल होना जो है बिल्कुल आवश्यक है। और कुछ शिक्षकों को जो है पढ़ाने का स्तर इतना ऊंचा होता है कि वे कठिन शब्दों का जो है उच्चारण कर लेते हैं या व्यवहार कर लेते हैं, और पढ़ाने की विधि इतनी खराब होती है कि बालकों के लिए कुछ भी समझना कठिन हो जाता है। तो सिंपल सा वर्ड इस्तेमाल कीजिए, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए और सिंपल टेक्निक्स का जो है इस्तेमाल कीजिए, ताकि बच्चे जो हैं वो बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएँ। इसके बाद जो है छात्र ध्यानस्थता यानी पुपिल अटेंटिवनेस अटेंशन से जो है अटेंटिवनेस बनना है। और मॉरिसन ने 1985 में सफल अध्ययन के लिए छात्रों को जो है ये एक छात्रों के जो है ध्यान को एकाग्र कर और अध्यापन की ओर जो है आकृष्ट करना आवश्यक बतलाया। शिक्षक के प्रति जो है शिक्षार्थी की मनोवृत्ति, विषय में जो है रुचि की मात्रा, अध्यापन विधि और बैठने का स्थान आदि जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका मतलब क्या है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब है कि बच्चे जो हैं वो जैसे एक नॉर्मल सा चीज़ है, एक साइकिल हमने बता दिया, ज्ञात है मतलब किसी चीज़ को जो है ना वो को रिलेट करके और उन चीज़ों को है बताना जो जो है अज्ञात है। तो ये बहुत ज़्यादा, इसके बाद पूर्ण से अपूर्ण की ओर होगा मेरे ख्याल से, या फिर नहीं होगा, लेकिन हमने पढ़ रखा है। तो हर्बर्ट ने जो है अध्यापन सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि अध्यापन का आरंभ जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर करना चाहिए। छात्रों को पहले जो है अपने पाठ्यक्रम के ऐसे अंशों को बतलाया जाए जिनका जो है थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान हो इस बारे में। फिर जो है इस ज्ञान के सारे नई नई बातों को बतलाई जाए, ताकि जो है विषय की जानकारी छात्रों को जो है आसानी से हो जाए और उनकी रुचि अपने कार्य में हमेशा बनी रहे। इसके बाद जो है 10वां नंबर है अनुशासन। मनोवैज्ञानिक जो है प्रयोग के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि बालकों की जो है समुचित कक्षा के लिए उचित अनुशासन आवश्यक है। अधिक कठोर या फिर अधिक ढीला ढाला अनुशासन जो है शैक्षिक जो है दृष्टि से हानिप्रद होती है। और आगे चल के जो है आई थिंक कुछ जो है वो व्याख्या जो है करेंगे, देखते हैं। उसके बाद क्या है समुचित भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो भाई भौतिक और मनोवैज्ञानिक अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो फिर बच्चों का जो है समग्र विकास और इसके अलावा जो है सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। इसके बाद है छात्र प्रगति का मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन करना। तो छात्र ने जो है प्रगति की इस महीने में इतना किया, इस महीने में इतना किया, इसलिए आपने देखा होगा जो अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं वो मंथली टेस्ट लेते हैं और उसके हिसाब से जो है बच्चों का जो है वो छात्र प्रगति यानी कि जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाती है और उसी के हिसाब से जो है बच्चे बेहतरीन की तरफ बढ़ते जाते हैं। और गार्जियन को भी जो है ट्रैक करता है, गार्जियन पता चलता है कि भाई ये है या फिर नहीं। इसके बाद जो है परिणाम का ज्ञान। शिक्षकों को चाहिए कि वो छात्रों तथा उनकी जो है
शैक्षणिक प्रगति से अवगत कराते रहें और उनको पता चलता रहे कि भाई वो कितने लायक हैं और कितने लायक नहीं है। इसके बाद जो है शिक्षक तथा छात्र के बीच रागात्मक संबंध, यानी रागात्मक मतलब एक अच्छा संबंध होना चाहिए। एलिस ने जो है 1989 में कहा है कि शिक्षकों को सर्वोत्तम परिणाम तभी मिल सकता है जब वे वास्तव में बच्चों की पसंद जो है वो बच्चे जो हैं वास्तव में बच्चों को वो पसंद करते हो और उन्हीं के स्तर पर जो है मिल सकने की योग्यता रखते हो। इसके बाद जो है शिक्षक की ईमानदारी एवं निष्पक्षता, अगर शिक्षक अच्छा है तो फिर योग्यता भी अच्छी होगी। कई बार क्या होता है ना कि रियलिटी है, ईमानदारी की जब बात आई है तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने देखा है एक शिक्षक थे, उनके पास जो है ना, अगर कोई चीज़ वो किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते थे तो सबसे बड़ी दिक्कत उनकी ये होती थी ना कि वो बच्चों के ज़बरदस्ती डांट झपट के बैठा देते थे। लेकिन मैं एक ऐसे टीचर से मिला, एक ऐसे प्रोफेसर से मिला जो एमटेक थे, और चूँकि मैं उस समय अपना जो है डिप्लोमा कर रहा था तो मुझे सीखने को काफ़ी ज़्यादा मिला। तो वो सर थे और हिमाचल से थे, मैं बिहार से था। लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया, वो जिन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे वो सहजता से स्वीकार कर लेते थे, भाई मुझे नहीं पता। लेकिन एक शिक्षक थे जिनको पता नहीं था और वो काफ़ी ज़्यादा डांटते थे। तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है, जब मैं पंजाब में था तब की ये वाक़या कह रहा हूँ। इसके बाद त्रुटियों का पता लगाना और शुद्ध करना। जैसे किसी बालक को हम सिखा रहे हैं 2+2 4 होता है, लेकिन कोई बालक है वो उसको समझ में 2 2 3 होता है, 2 2 5 होता है, 2 2 0 होता है, ये भी हो सकता है उसके अंदर हो, प्लस को माइनस समझ जाए। तो इन चीज़ों को देखना और समझाना। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे ही गलतियाँ करते हैं, बड़े बड़े और हायर लेवल के भी बच्चे जो हैं, हायर लेवल के वो गलतियाँ करते हैं, कॉलेज के भी बच्चे गलतियाँ करते हैं। इसके बाद है नए विषय। एलिस ने जो है त्रुटियों के बारे में कहा कि अधिकांश शिक्षक जो है ये नई सामग्री को पढ़ाने उनकी हड़बड़ी में जो है पुरानी सामग्री की अशुद्धियों को शुद्ध करने में जो है असफल हो जाते हैं, और एक अच्छे शिक्षक का यह लक्षण नहीं है। 17 नंबर है, नए शिक्षक को पढ़ाने के पहले जो है उसका सामान्य मतलब बताना। जैसे नए विषय को हम पढ़ा रहे हैं तो उसका एक सामान्य मतलब बता दें, भाई ये जो है ये जो सब्जेक्ट है ये इससे जो है ये फ़ायदा होने वाला है, इस सब्जेक्ट को पढ़ लोगे, ये जो चैप्टर होगा इससे जो है इस लेवल तक हम पढ़ लेते हैं या फिर इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हम इन चीज़ों को है बेहतरीन तरह से समझने में जो है क्लियर हो जाएंगे, और इनका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर पाएंगे, वहाँ पे कर पाएंगे। इन चीज़ों को समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद है कि विद्यार्थियों की जो है प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करना। जैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, यार मज़ा नहीं आता है। जब भी बात होती है प्रतिक्रियाएं मिलती हैं और बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो बताना चाहिए, भाई देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुमको कहीं पे समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछना और बताना, और उत्साहित किया जाता है कि भाई जितना जो हो सके उनके सर्वांगीण विकास में ज़्यादा जो है ये लाभदायक काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद 19 नंबर है, नियत कार्य के संबंध जो है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल होना। तो सफल शिक्षा के और अध्यापन के लिए जो बहुत ज़्यादा ये जरूरी है कि शिक्षा के जो है निश्चित और विवेकपूर्ण जो है लक्ष्य या फिर उद्देश्य से जो है विद्यार्थी अवगत हो और उनके जो अनुकूल उन्हें नियत कार्य दिए जाएं। एलिस ने 1969 के अनुसार उन्होंने कहा है, एलिस ने 1969 में कहा कि विद्यार्थी की निम्न उपलब्धियां का जो है एक प्रधान कारण यह है कि वे इस बात को नहीं समझ पाते कि शिक्षक उनसे किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं। भाई ये भी रियलिटी है ना कि बच्चों को बताया जाए कि भाई बच्चों जैसे स्टूडेंट्स हो तो भाई स्टूडेंट्स तुम हो, तो मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो, ये चीज़ बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे तुमसे इतना लेना है और वो कैसे दोगे इसके रास्ते मैं बताऊंगा, और तुम आराम से उन चीज़ों को ग्रहण करके और बेहतरीनता की तरफ बढ़ सकते हो। इसके बाद है 20 नंबर, विषय या फिर जो है प्रसंग में परस्पर संबंध। जैसे कोई चीज़ है वो विषय का जो विकास वो क्रमिक होना चाहिए, एक लगातार एक वे में हो, सीढ़ी की तरह हो, और स्टेप वाइज जब हम पढ़ते हैं और बच्चे को जो पढ़ाया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा
इन चीज़ों को बेहतरीनता से सीख लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो हमारा चैप्टर था ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। प्रभावी अध्यापन और अध्यापन विधियाँ काफ़ी बड़ा चैप्टर था, लेकिन बहुत मज़ा आया। और ख़ास करके मैं तो 4 से 5 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए। और आई थिंक एक बेहतरीन रहा, और भी बेहतरीन चीज़ें लेके आएंगे। प्यार मिलता रहा तो शेयर करना ना भूलिएगा। अगर पूरा वीडियो देख चुके हैं तो नेक्स्ट चैप्टर है इंद्रिय परीक्षण है कि और कैसे किया जाता है, इन चीज़ों को हम ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।